तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न है कि गांव ज़्यादा बेटर है या शहर? हु इज मोर बेटर? ठीक है, कौन ज़्यादा अच्छा है, गांव या शहर? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गांव से हूँ और मैं अब शहर जाने की सोच रहा हूँ। हालांकि मैं गांव में रह के भी मैं 20,000 पर मंथ कमा लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग से ये बस जानना है कि यार गांव ज़्यादा अच्छा लाइफ स्टाइल है या शहर का। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग क्या क्या बताते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाऊँ क्या। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से ये प्रश्न किया है। जो लोग शहर में हैं वो लोग बताइएगा गांव के बारे में, और जो लोग गांव में हैं वो लोग बताइएगा कि कहाँ, मतलब हर कोई अपना अपना एडवाइस दीजिएगा यार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी सेमेस्टर 2, अरे सॉरी सेमेस्टर 1, कोल्हान यूनिवर्सिटी, मेजर पेपर। और इसमें आपको पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इसमें मैंने जो है 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किए हैं, और अगर आप ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाते हैं तो मैं गारंटेड देता हूं कि आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 4, हाँ, 15 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आएंगे, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि मिनिमम 4 तो मैच करेगा ही करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान क्या है? व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? इसकी प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है, तो देखिए, भू मतलब क्या होता है? भूमि। आकृति मतलब आकार, यानी कि भूमि के आकार का विज्ञान इसमें आपको पढ़ना है। भू आकृति विज्ञान भू आकृतियों और उनके विकास का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो भू आकृतियों और उसके विकास का, डेवलपमेंट का स्टडी करते हैं हम लोग इसमें। यह पृथ्वी की सतह पर मौजूद विभिन्न आकृति, जैसे कि पृथ्वी पे क्या क्या है, तो बहुत सारा जगह पहाड़ है, मैदान है, बहुत सारी नदियां हैं, समुद्र तट है, विशाल 75% तो आपका जल ही है। ठीक है, आदि का अध्ययन करता है और इन आकृतियों के निर्माण, विकास और परिवर्तन को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। किसमें? तो भू आकृति विज्ञान में, जियोमॉर्फोलॉजी में। इसकी प्रकृति जान लेते हैं। तो देखिए, भू आकृति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, यानी कि नेचुरल साइंस है, जो भू आकृतियों के निर्माण और विकास को समझने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, इसके साथ हम लोग देखते हैं कि क्षेत्र, यानी कि भू आकृति विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, इसमें शामिल है। यानी कि अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा डिटेल एक एक चीज पढ़ने में। ठीक है, पूरा समुद्र विज्ञान इसमें समाया है, पूरा का पूरा स्थल समाया है, पूरा का पूरा जल समाया है, मतलब जितना भी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है पूरा अध्ययन इसका क्षेत्र माना जाता है। क्षेत्र मतलब क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, स्थलाकृति का अध्ययन। तो भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी की सतह की स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी का अध्ययन करता है। ठीक है, जिसमें पहाड़, घाटी, मैदान, नदी, झील, समुद्र तट, इन सभी का अध्ययन किया जाता है जो भी पृथ्वी के अंदर है। क्या वायुमंडल भी इसमें है? नहीं नहीं, वायुमंडल नहीं, जो पृथ्वी का सरफेस है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, सरफेस। समझ रहे हैं बात को? भू आकृति प्रक्रियाओं का अध्ययन है। भू आकृति प्रक्रियाओं का अध्ययन है। भू आकृति विज्ञान उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो भू आकृति को बदलती है, जैसे कि अपक्षय, मतलब कहीं पे अपर्दन हो गया, कहीं पे मिट्टी कट गया, तो ये क्या आकृति का बदलाव कर देती है। निक्षेपण हो गया, ठीक है, विवर्तनिक प्लेट हो गया। इसके अलावा भूकंप कहीं पे हो जाता है, कहीं पे भूस्खलन हो जाता है, कहीं पे ज्वालामुखी फट जाता है, तो इस सभी से आकृति, पृथ्वी का आकार बदल जाता है। तो इन सभी का अध्ययन भी इसमें आपको करना है। अभी हम लोग भूकंप के भी बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ेंगे। पानी आ रहा है इधर तो थोड़ा सा साउंड आप लोग को क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा। अगला है भू आकृति खतरों का अध्ययन, यानी कि भू आकृति विज्ञान में भूस्खलन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जमीन का खिसकना, जिसको इंग्लिश में लैंड स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड मतलब होता है खिसकना और लैंड मतलब जमीन। ठीक है, हालांकि बचपन में हम लोग बहुत रॉन्ग इसको वर्ड का उच्चारण करते थे। ठीक है, तो अभी भी याद आता है ये वर्ड, मतलब गाली जैसा प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो बाद में बोला, मास्टर क्या पढ़ रहा है तुम? है इंग्लिश का उच्चारण ऐसा ही होता है। तो उन लोग फिर समझाया, इसको लैंड बोलते हैं, लैंड। ठीक है, चलिए। बाढ़, मतलब आप लोग को भी हंसी आ गया होगा, कुछ कुछ वर्ड ऐसा ही है इंग्लिश में। ठीक है, बाढ़, बाढ़ पढ़ना है। फिर भूकंप, ज्वालामुखी। ठीक है, ये भू आकृति आपदाओं का अध्ययन भी कराता है, इसमें उनके प्रभावों को समझने में भी मदद करता है।
मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, जिसमें मनुष्य के एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं काम, उससे जो बदलाव आते हैं, जैसे भू आकृति, मानवीय गतिविधि जैसे कि शहरीकरण, वनों की कटाई, ठीक है, कृषि का भू आकृतियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, इन सभी का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में। इवन ज्वालामुखी जलवायु परिवर्तन जो होता है इसका भी प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि भू आकृति विज्ञान में जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हाथ है, तो जलवायु परिवर्तन हो गया, पर्यावरण हो गया, क्योंकि वनों के कटाव से भी पृथ्वी का आकार स्ट्रक्चर बदलता है, ठीक है। तो ये सारे चीज इसके अंदर हम लोग पढ़ना होता है, जो प्राकृतिक और मानवीय कारकों के प्रभाव को समझता है, ठीक है। चलिए इतना आप लिख लीजिएगा आराम से। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। जैसे हमारा अर्थ है, तो हमारी पृथ्वी की, ये पृथ्वी है, 3 भागों से मिलकर बना है, 3 भाग में इसको बांटा गया है, ठीक है। ये 3 भाग कौन कौन है? पहला है सीमा, दूसरा है सियाल, तीसरा है निफे, ठीक है। सियाल, सीमा, निफे, ये क्या होता है चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए पृथ्वी को 3 भाग है, पहले हम लोग इसी से समझ लेंगे, उसके बाद किताब को पढ़ेंगे, मतलब जो भी नोट्स है इसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं भूपट्टी, ठीक है, जिसको हम लोग जमीन बोलते हैं, हम लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी भूपट्टी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, इसमें जो है सियाल बोला जाता है, SIAL। क्या बोला जाता है? SIAL, दैट मीन्स सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है इसमें, इसलिए इसको सियाल बोला जाता है, ठीक। इसमें क्या है? सीमा, सीमा SIMA, किसी लड़की का नाम नहीं रे भाई। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। और यह है हमारा निफे। निफे मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग, क्रोड, NIFE, मतलब इसमें निकेल और फेरम, फेरम मतलब लोहा, निकेल और लोहा की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। सियाल, सीमा, निफे, समझ गए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना अगर आप समझ लिए तो फिर पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर आपने पूरी तरह से समझ लिया है, ठीक है। अब बस आपको डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है 3 महत्वपूर्ण परतों से मिलकर बनी है। भूपट्टी यानी कि क्रस्ट, मेंटल, ठीक है, और फिर क्रॉड, सबसे आंतरिक भाग वाला। भूपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, जो महाद्वीप, महासागर के नीचे अलग अलग मोटाई तक होती है। मेंटल भूपट्टी के नीचे स्थित है और यह पृथ्वी के आयतन का 83% भाग बनाता है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं क्रॉड, पृथ्वी का केंद्र है, जो 2 भागों में बटा है, बाहरी क्रॉड और आंतरिक क्रॉड। जो सबसे अंदर वाला भाग है ना, ये क्रॉड, ये क्रॉड, ये 2 क्रॉड भाग में बटा है। इसमें भी इसका 2 स्ट्रक्चर है, बाहरी क्रॉड और इंटरनल क्रॉड, ठीक है। फिर आता है भूपट्टी। भूपट्टी यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। यह महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप है, ठीक है, 7 गो महाद्वीप है, आपको मालूम है। इसमें हमारा अंटार्कटिका भी है, जो कि पूरी तरह से बर्फ पे जमा है, ठीक है। तो महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तक और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक है। यानी कि जितना बड़ा बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, तो ये सारे जो महासागर है हमारे, ठीक है, वहां पे अगर आप जाइएगा तो उसके भी नीचे 5 किलोमीटर तब जाइएगा, तब जाके आप कहाँ जाइएगा, ये आपका पृथ्वी का ऊपरी परत खत्म होता है। और मालूम है सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। 11,033 मीटर, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है 11,033 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर तक गहरा है। 11 किलोमीटर नीचे गहरा, उतना गहराई है प्रशांत महासागर में, ठीक है। यह मुख्य रूप से बेसाल्ट और ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से, सॉरी यार। फिर आता है मेंटल। मेंटल भूपट्टी के नीचे स्थित है, जो कि दूसरी परत है, और इसकी मोटाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। हमारा भूपट्टी तो 35 किलोमीटर है, ओनली 35 किलोमीटर, जस्ट ओनली 35 किलोमीटर। बट मेंटल इज कितना इसका थिकनेस है? तो इसका थिकनेस है 2900 किलोमीटर। मतलब कि भारत का इस भाग से उस भाग तक आप पहुंच जाइएगा। भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 3233 किलोमीटर, और सॉरी ये पूरब से पश्चिम की लंबाई 2900 कुछ है, 2914 किलोमीटर ना, हाँ 2914 किलोमीटर। मतलब आप
अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की दूरी उतना जो है हमारा क्या है 2900 किलोमीटर है। और उतना ही आप जाइएगा तो मेंटल उतना लंबा है आपका, ठीक है। और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। 3214 और ये 2933 पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214। तो ये सब आपको याद रखना है डेटा वाइज, आप स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मेंटल हो गया। मेंटल के बारे में और चीज कि इसमें जो है गर्म घने लौह मैग्नीशियम युक्त ठोस चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए तो इसे सीमा कहा जाता है। SIMA, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। मेंटल में संवहन धाराएं चलती है जो प्लेट टेक्टोनिक को चलाती हैं। वहीं एक चीज जान लीजिए कि जो हमारा पृथ्वी के ऊपर भूकंप होता है, ये 3 को परत है ना पृथ्वी का, 1 2 और 1 3, तो ये तीसरी परत जो है सबसे ऊपर वाला 35 किलोमीटर वाला, ठीक है, भूपट्टी, ठीक है, क्रस्ट, यहीं पे हमारे मेजर प्लेट और माइनर प्लेट है। और ये जब आपस में टकराते हैं तो भूकंप होता है। देखिए मैं पढ़ाने पे कम फोकस करता हूँ, समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, सो दैट कि आप जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा आप खुद से लिख पाएंगे दिमाग लगा के, ठीक है। चलिए बहुत लोग बोलता है तेल लगा के, बहुत लोग बोलता है सर मुड़वा के, और तकिया कलाम हो गया ना तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 2 भागों में बटा। हमारा जो क्रोड है 2 भागों में बटा है, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड, ठीक है। बाहरी कोर क्या है, तो तरल अवस्था में है जिससे निकल लोहा पिघलती हुई चट्टानों से निकलती है, और जो ये जो हमारा ज्वालामुखी निकलता है यही क्रोड से निकलता है, ठीक है। ये क्रोड वाला से सबसे अंदर वाला से निकल जाता है ज्वालामुखी, इंग्लिश में बोलते हैं वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो। आंतरिक ठोस अवस्था में है जो मुख्य रूप से निकल और लोहा से बना है। वहीं बाहरी क्रोड में होने वाले तरल पदार्थों की गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी हम सभी को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा भूकंप ज्वालामुखी क्या है, इसके प्रकार और प्रभाव को बताइए, ठीक है। भूकंप को बोलते हैं अर्थक्वेक, अर्थ मतलब होता है भूमि, क्विक मतलब होता है हिलना, ठीक है। और हिंदी में भी हम लोग होते हैं भू मतलब भूमि, कंप मतलब कांपना, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक। और ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो, ठीक है। ज्वाला मतलब आग, मुखी मतलब मुख जैसा, ये मुख, ठीक है, यानी कि आग का मुंह, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्केनो, कहाँ गया यार, वॉल्केनो। कौन कौन पढ़े ना आप लोग, कौन कौन मतलब शंकु, तो ये शंकु आकार ही होता है ज्वालामुखी, इसलिए इसको कौन से कैनो बना है। और वॉल मतलब आग, ठीक है, वॉल कैनो मतलब शंकु आकार। तो जो हमारा ज्वालामुखी होता है वो शंकु आकार होता है, समझ गए। अब चलिए इससे आपको ये पता लग गया कि बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही प्राकृतिक घटनाएं हैं, मतलब कि ये भगवान, अल्लाह, ईश्वर जो भी बोलते हैं आप, गॉड, उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। मनुष्य का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। पृथ्वी की सतह पर होती रहती हैं और इनके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। अगर अभी भूकंप हो जाए तो सब पाताल लोक चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। भूकंप पृथ्वी की सतह का हिलना है जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होता है। जो अक्सर टेक्टोनिक प्लेटों की गति हिल जाती है, टकरा जाती है आपस में, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट। पृथ्वी के अंदर ना मेजर प्लेट है, मतलब बड़ा बड़ा प्लेट भी है 8 गो बड़ा बड़ा प्लेट, मेजर प्लेट कई गो है 8 गो, ठीक है। और माइनर प्लेट छोटा छोटा प्लेट है 14 गो, कई गो 14 गो। और ये जब आपस में टकराते हैं एक दूसरे के साथ तो भूकंप होती है। अगर आपने एक मूवी देखा होगा तो उसमें पूछता है कि बताओ भूकंप कैसे होता है, ठीक है, नहीं हमारी पृथ्वी कहाँ पे है, तो बोला नहीं सर ये झूठ बोल रहा है लड़का, हमारी पृथ्वी शेषनाग के सिर पे है वो मूवी देखें तो बचपन में भी मेरी मम्मी वही बोलती थी कि पृथ्वी जो है शेषनाग के सर पे है, और जब शेषनाग जी करवट लेते हैं तो पृथ्वी हिलती है, उसी कारण भूकंप होता है। हम लोग भी मान लिए कि भाई होता होगा, ठीक है। चलिए तो आदमी को जो भी पता था उस टाइम पे बच्चे को चुप करवाने के लिए ये बोला जाता था, ठीक है। हालांकि आजकल हर कोई शिक्षित हो गए हैं, आप अपना बेटा बेटी को सिखाइएगा कि देखो बाबू कैसा ऐसा होता है, ठीक है, शेषनाग वाला कहानी नहीं सुनाइएगा, ठीक है ना। तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों ही प्राकृतिक घटनाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर होती हैं और इनके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, आप सभी को मालूम है। 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, सबसे बड़ा अभी तक। भूकंप पृथ्वी की सतह का हिलना है जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति कारण होती है। ज्वालामुखी दूसरी ओर पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ मैग्मा, राख और गैसों का विस्फोट है।
हमारे अंडमान निकोबार देश, भारत देश के अंडमान निकोबार में भी आपको जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, भूकंप की बात कर लेते हैं। तो भूकंप भूकंप अरे यार गाना बजने लगा ना साइड में, शादी है आज तो मेरा माइंड उधर जाने रहा है। हो सकता है आप लोग को सुनाई ना दे क्योंकि मैंने बोया का माइक लगाया है। भूकंप मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आते हैं। जब ये प्लेटें टकराती हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर गुजरती हैं और तनाव क्या लिखा है, जो तनाव जमा हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट बोलो नहीं यार, कि जो हिल जाता है हमारी पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, उसी कारण भूकंप होते हैं। यह तनाव बहुत अधिक होता है तो यह अचानक टूट जाता है और जिससे भूकंप या तरंगे निकलती हैं। और आपको मालूम है कि भूकंप को कैसे मापा जाता है? तो भूकंप को मापा जाता है रिक्टर स्केल से। किससे? रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाने से मापा जाता है भूकंप को। ठीक है, प्रकार तो जो है भूकंप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? भूकंप जो है दो प्रकार के होते हैं, विवर्तनिक भूकंप और ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भी जब निकलता है तब भी आसपास के एरिया में भूकंप होता है। ठीक है, पहला तो हो गया प्लेट के टकराने से, और दूसरा जो हमारे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का 3 भाग है, कोर, मेंटल और भूपट्टी। तो ये जब यहाँ से कोर भाग से निकलता है हमारा आग का गोला, तब भी ये पृथ्वी हिलती है और तब भी भूकंप होता है। ठीक है, प्रभाव, घर और छत धंस जाता है, आदमी मर जाता है, मलबा उलवा जमा हो जाता है, फिर जनजीवन को परेशानी होती है। उसी तरह से ज्वालामुखी को भी बता दीजिएगा। क्या है इनके मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा बिकॉज साउंड अगर आएगा ना ज़्यादा देर तक तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ना, मुझे भी डांस करने का मन करता है। चलिए देखिए, मैं सबका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन को दिखा देता हूँ आपको सरसरी निगाह में। अपक्षयन क्या है और अपर्दन क्या है, इसमें आपको बताना है अंतर क्या है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझाइए। टेक्टोनिक प्लेट प्रिंसिपल को आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन करें। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है भूवैज्ञानिक समय पैमाने का सिद्धांत क्या है ये बताना है। ठीक है, कि भूवैज्ञानिक लोग समय कैसे मापा जाता है वो बताना है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग के बारे में आप लोग पढ़िएगा, कार्बन 14 के बारे में पढ़िएगा यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अगला अंतर्जन और बहिर्जनन गतियां क्या होती हैं, इन गतियों के उदाहरण सहित आपको बताना है। इतना आप 3 घंटा में आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारा नदी, वायल्य, हिमानी और तटीय अपर्दन क्रियाओं द्वारा बनने वाले स्थल रूपों का वर्णन करें। ठीक है, अंतिम प्रश्न है जस्ट लास्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट टेक्टोनिक प्लेटें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि चट्टान क्या है, सॉरी रॉक्स के बारे में। चट्टान क्या है, विभिन्न प्रकार के चट्टानों की विशेषताओं के बारे में बताइए। जैसे कि झारखंड जो है इसका 75% एरिया जो है चट्टान से है। ठीक है, झारखंड का 75% एरिया चट्टान है। छोटा नागपुर का पठार मतलब चट्टान। ठीक है, आप उदाहरण दे दीजिएगा, पामीर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, तो बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और चट्टान में यहाँ पे आप लोग ये भी पढ़िएगा कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान। ठीक है, इन सब के बारे में। चलिए मैं पूरा पीडीएफ दे दे रहा हूँ और लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखा है तो हमारा एक प्रश्न है आपसे। आप ज्योग्राफी का स्टूडेंट हैं तो आपको इतना आना चाहिए कि चलिए बताइए विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है। ठीक है, जितना % हिस्सा भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का है उतना ही झारखंड जो है भारत का है। चलिए बताइएगा कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा कवर करता है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। वीडियो को देखने के लिए पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और शाम को बात करते हैं ना फिर।